मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वामिनी। शिवदास ने भंडारे की कुंजी अपनी बहू रामप्यारी के सामने फेंक कर अपनी बूढ़ी आंखों में आंसू भरकर कहा, बहू, आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। मेरा सुख भगवान से नहीं देखा गया, नहीं तो क्या जवान बेटे को यूं छीन लेते। उसका काम करने वाला तो कोई चाहिए। एक हल तोड़ दो तो गुजारा ना होगा। मेरे ही कुकर्म से भगवान को यह कोप आया है और मैं ही अपने माथे पर उसे लूँगा। बिरजू का हल अब मैं ही संभालूंगा। अब घर की देखरेख करने वाला, धरने उठाने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। रो मत बेटा, भगवान की जो इच्छा थी वह हुआ और जो इच्छा होगी वह होगा। हमारा तुम्हारा क्या बस है। मेरे जीते जी तुम्हें कोई टेढ़ी आंख से देख भी ना सकेगा। तुम किसी बात का सोच मत किया करो। बिरजू गया तो अभी बैठा ही हुआ हूँ। राम प्यारी और राम दुलारी दो सगी बहनें थी। दोनों का विवाह मथुरा और बिरजू दो सगे भाइयों से हुआ। दोनों बहनें नहर की तरह ससुराल में भी प्रेम और आनंद से रहने लगी। शिवदास को पेंशन मिली। दिन भर द्वार पर गपशप करते, पूरा परिवार देखकर प्रसन्न होते और अधिकतर धर्म चर्चा में लगे रहते थे। लेकिन देवगति से बड़ा लड़का बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 दिन बीत गए। आज क्रियाक्रम से फुर्सत मिली और शिवदास ने सच्चे कर्मवीर की भांति फिर जीवन संग्राम के लिए कमर कस ली। मन में उसे चाहे कितना ही दुख हुआ हो, उसे किसी ने रोते हुए नहीं देखा। आज अपनी बहू को देखकर एक क्षण के लिए उसकी आंखें सजल हो गई, लेकिन उसने मन को संभाला और रुद्र कंठ से उसे दिलासा देने लगा। कदाचित उसने सोचा था घर की स्वामिनी बनकर विधवा के आंसू पोंछ जाएंगे। कम से कम उसे इतना कठिन परिश्रम ना करना पड़ेगा। इसीलिए उसने भंडारे की कुंजी बहू के सामने फेंक दी थी। वह धवे की व्यवस्था का स्वामित्व के गर्भ में दबा देना चाहता था। राम प्यारी ने पुलकित कंठ से कहा, ये कैसे हो सकता है दादा कि तुम मेहनत मजदूरी करो और मैं मालकिन बनकर बैठूं। काम धंधे में लगी रहूंगी तो मन बदला रहेगा। बैठे बैठे तो रोने के सिवा और कुछ ना होगा। शिवदास ने समझाया, बेटा, देवगति में तो किसी का बस नहीं। रोने धोने से हलकानी के सिवा और क्या हाथ आएगा। घर में भी तो 20 काम है। कोई साधु संत आ जाए, कोई बहुना ही आ पहुंचे तो उनकी सेवा सत्कार के लिए किसी को घर पर रहना ही पड़ेगा। बहू से बहुत ही से हिले किए पर शिवदास ने एक ना सुनी। शिवदास के बाहर चले जाने पर राम प्यारी ने कुंजी उठाई तो उसे मन में अपूर्व गौरव और उत्तरदायित्व का अनुभव हुआ। जरा देर के लिए पति वियोग का दुख उसे भूल गया। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम करने गए हुए थे। शिवदास बाहर था। घर बिल्कुल खाली था। इस वक्त वह निश्चिंत होकर भंडारे को खोल सकती है। उसमें क्या क्या सामान है, क्या क्या विभूति है, ये देखने के लिए उसका मन लालायित हो उठा। इस घर में वह कभी ना आई थी। जब कभी किसी को कुछ देना या किसी से कुछ लेना होता था तब भी शिवदास आकर इस कोठरी को खोला करता था। फिर उसे बंद कर वह ताली अपनी कमर में रख लेता था। राम प्यारी कभी कभी द्वार की दरारों से भीतर झांकती थी, पर अंधेरे में कुछ न दिखाई देता। सारे घर के लिए कोठरी तिलिस्म या रहस्य था, जिसके विषय में भांति भांति कल्पनाएं होती रहती थी। आज राम प्यारी को यह रहस्य खोलकर देखने का अवसर मिल गया। उसने बाहर का द्वार बंद किया कि कोई उसे भंडार खोलते न देख ले। नहीं सोचेगा बेजरूरत उसने क्यों खोला। तब आकर कांपते हुए हाथों से ताला खोला। उसकी छाती धड़क रही थी कि कोई द्वार न खटखटाने लगे। अंदर पांव रखा तो उसे कुछ उसी प्रकार का, लेकिन उससे कहीं तीव्र आनंद हुआ जो उसे अपने गहने कपड़े की पिटारी खोलने में होता है था। मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूं, जौ आदि चीजें रखी हुई थी। एक किनारे बड़े बड़े बर्तन धरे थे जो शादी ब्याह के अवसर पर निकाले जाते थे या मांग दिए जाते थे। एक काले पर माल गुजारी की रसीदें और लेन देन के पुर्जे बंधे हुए थे। कोठरी में एक विभूति सी छाई थी, मानो लक्ष्मी अज्ञात रूप में विराज रही थी। उस विभूति की छाया में राम प्यारी आधे घंटे तक बैठी अपनी आत्मा को तृप्त करती रही। प्रतिक्षण उसके हृदय पर ममत्व का छाया साच
नशा सा छाया जा रहा था। जब वह उस कोठरी से निकली तो उसके मन के संस्कार बदल गए थे, मानो किसी ने उस पर मंत्र डाल दिया हो। उसी समय द्वार पर किसी ने आवाज़ दी। उसने तुरंत भंडारे का द्वार बंद किया और जाकर सदर दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो एक पड़ोसन झुनिया खड़ी थी है और 1 रुपया उधार मांग रही है। राम प्यारी ने रुखाई से कहा, अभी तो 1 पैसा घर में नहीं है जीजी, क्रियाक्रम में सब खर्च हो गया। झुनिया चकरा गई। चौधरी के घर में इस समय 1 रुपया भी नहीं है, यह विश्वास करने की बात ना थी। जिसके यहाँ सैकड़ों का लेन देन है वह सब कुछ क्रियाक्रम में नहीं खर्च कर सकता। अगर शिवदास ने बहाना किया होता तो उससे आश्चर्य न होता। प्यारी तो अपने सरल स्वभाव के लिए गांव में मशहूर थी। अक्सर शिवदास की आंखें बचाकर पड़ोसियों को इच्छित वस्तुएं दे दिया करती थी। अभी कल ही उसने जानकी को सेर भर दूध दिया, यहाँ तक कि अपने गहने तक मांगे दे देती थी। कृपण शिवदास के घर में ऐसी सरखरद बहू का आना गांव वाले अपने सौभाग्य की बात समझते थे। झुनिया ने चकित होकर कहा, ऐसा ना कहो जीजी, बड़े गाड़े में पढ़कर आई हूँ, नहीं तो तुम जानती हो मेरी आदत नहीं है बाकी 1 रुपया देना है। प्यारा द्वार पर खड़ा बकझक कर रहा है, रुपया दे दो तो किसी तरह यह पत्ती टले। मैं आज के 8वें दिन आकर दे जाऊंगी। गांव में और कौन घर है जहाँ मांगने जाऊं। प्यारी टस से मस ना हुई। उसके जाते ही प्यारी सांझ के लिए रसोई पानी का इंतजाम करने लगी। पहले चावल दाल बीनना अपार लगता था और रसोई में जाना तो सूली पर चढ़ने से कम ना था। कुछ देर बहनों में झगड़ाओं होती, तब शिवदास आकर कहते, क्या आज रसोई ना बनेगी? तो 2 में से एक उठती और मोटे मोटे टिक्कड़ लगाकर रख देती, मानो बैलों का रातीब हो। आज प्यारी तन मन से रसोई के प्रबंध में लगी हुई थी। अब वह घर की स्वामिनी है। तब उसने बाहर निकल कर देखा, कितना कूड़ा करकट भरा हुआ है। बड़ों दिन भर मक्खी मारा करते हैं, इतना भी नहीं होता कि जरा झाड़ू ही लगा दें। अब क्या इनसे इतना भी ना होगा? द्वार चिकना होना चाहिए कि आदमी का मन प्रसन्न हो जाए, यह नहीं कि उबकाई आने लगे। अभी कह दूं तो तिनक उठें। अच्छा, मुन्नी नान से अलग क्यों खड़ी है? उसने मुन्नी के पास जाकर नान में झांका, दुर्गंध आ रही थी। ठीक मालूम होता है महीनों से पानी ही नहीं बदला गया। इस तरह तो गायें रह जाए चुकी, अपना पेट भर लिया, छुट्टी हुई और किसी से क्या मतलब। हाँ, दूध सबको अच्छा लगता है। दादा द्वार पर बैठे चिलम पी रहे हैं, मगर इतना नहीं होता कि 4 घड़ा पानी नाद में डाल दें। मजदूर रखा है, वह भी 3 कोड़ी का। खाने का 1.5 से काम करते नानी मरती है। आज आता है तो पूछती हूँ, नाद में पानी क्यों नहीं बदला? रहना हो रहा है या जाए? आदमी बहुत मिलेंगे, चारों ओर तो लोग मारे मारे फिर रहे हैं। आखिर उससे नार आ गया, घड़ा उठाकर पानी लाने चली गई। शिवदास ने पुकारा, पानी क्या करो होगा बहू, इसमें पानी भरा हुआ है। प्यारी ने कहा, नाद का पानी सड़ गया है। मुन्नी भूसे में मुंह नहीं डालती, देखते नहीं हो कोस भर पर खड़ी है। शिवदास मार्मिक भाव से मुस्कुराए और आकर बहू के हाथ से घड़ा ले लिया। कई महीने बीत गए। प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे बसंत आ गया। भीतर बाहर जहाँ देखी किसी निपुण प्रबंधक के हस्तकौशल, सुविचार और सुरुचि के चिन्ह दिखते थे। प्यारी ने गृह यंत्र की ऐसी चाबी कस दी थी कि सभी पुर्जे ठीक ठाक चलने लगे थे। भोजन पहले से अच्छा मिलता है और समय पर मिलता है। दूध ज़्यादा होता है, घी ज़्यादा होता है और काम ज़्यादा होता है। प्यारी न खुद विश्राम लेती है न दूसरों को विश्राम लेने देती है। घर में ऐसी बरकत आ गई है कि जो चीज़ मांगो घर में ही निकल आती है। आदमी से लेकर जानवर तक सभी स्वस्थ दिखाई देते हैं। अब वह पहले किसी दशा नहीं है कि कोई चीथड़े लपट में घूम रहा है, किसी को गहने की धुन सवार है। हाँ, अगर कोई रुग्ण और चिंतित और मलिन वेश में है तो वह प्यारी। फिर भी सारा घर उससे जलता है। यहाँ तक कि बूढ़े शिवदास भी कभी कभी उसकी बदगोई करते हैं। किसी को पहर रात रहे उठना अच्छा नहीं लगता, मेहनत से सभी जीत चुराते हैं। फिर भी यह सब मानते हैं कि प्यारी ना हो तो घर का काम ना चले।
और तो और दोनों बहनों में भी अब उतना अपनापन नहीं। प्रातःकाल का समय था। दुलारी ने हाथों के कड़े लाकर प्यारी के सामने पटक दिए और गुनाई हुई बोली, लेकर इसे भी भंडारे में बंद कर दे। प्यारी ने कड़े उठाए और कोमल स्वर में कहा, कह तो दिया हाथ में रुपए आने दे, बनवा दूंगी। अभी ऐसा घिस नहीं गया है कि आज ही उतार कर फेंक दिया जाए। दुलारी लड़ने को तैयार होकर आई थी। बोली, तेरे हाथ में काहे को कभी रुपए आएंगे और काहे को कड़े बनेंगे। जोड़ तो रखने में मजा आता है ना। प्यारी ने हंसकर कहा, जोड़ जोड़ रखती हूँ तो तेरे ही लिए कि कोई और बैठा हुआ है कि मैं सबसे ज़्यादा खा पहन लेती हूँ। मेरा आनंद कब का टूटा पड़ा है। दुलारी, तुम ना खाओ ना पहनो, जस तो पाती हो। यहाँ खाने पीने पहनने के सिवा और क्या है। मैं तुम्हारा हिसाब किताब नहीं जानती। मेरे कड़े आज ही बनने को भेज दो। प्यारी ने सरल विनोद के भाव से पूछा। रुपए ना हो तो कहाँ से लाऊं? दुलारी ने उद्दंडता से कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो कड़े चाहती हूँ। इसी तरह घर के सब आदमी अपने अपने अवसर पर प्यारी को दो चार खड़ी खोटी सुना जाते थे और वह गरीब सबकी धौंस हंसकर सहती थी। स्वामी का ये धर्म है कि सबकी धौंस सुन ले और करे वही जिससे घर का कल्याण हो। स्वामित्व के कवच पर धौंस जताने धमकी किसी का असर न होता। उसकी स्वामी की कल्पना इन आघातों से और भी स्वस्थ होती थी। वह गृहस्थी की संचालिका है। सभी अपने अपने दुख उसी के सामने रोते हैं, पर जो कुछ वह करती है वही होता है। इतना उसे प्रसन्न करने के लिए काफी था। गांव में प्यारी की सराहना होती थी। अभी उम्र ही क्या है, लेकिन सारे घर को संभाले हुए है। चाहती तो सगाई करके चैन से रहती। इस घर के पीछे अपने को मिटाए देती है। कभी किसी से हंसती बोलती भी नहीं, जैसे काया पलट हो गई। कई दिन बाद दुलारी के कड़े बनकर आ गए। प्यारी खुद सुनार के घर दौड़ दौड़ गई। संध्या हो गई थी। दुलारी और मथुरा हाट से लौटे। प्यारी ने नए कड़े दुलारी को दिए। दुलारी निहाल हो गई। चटपट कड़े पहने और दौड़ ही बरोठे में जाकर मथुरा को दिखाने लगी। प्यारी बरोठे के द्वार पर छिपी खड़ी यह दृश्य देखने लगी। उसकी आंखें सजल हो गई। दुलारी उससे कुल 3 ही साल तो छोटी है, पर दोनों में कितना अंतर है। उसकी आंखें मानो दृश्य पर जम गई। दंपति को यह सरल आनंद, उसका प्रेम लिंगन, उसकी मुग्ध मुद्रा प्यारी की टकटकी सी बन गई। यहाँ तक कि दीपक के धुंधले प्रकाश में वे दोनों उसकी नजरों से गायब हो गए और अपने ही अतीत जीवन की एक लीला आंखों के सामने बार बार नए नए रूप में आने लगी। सासा शिवदास ने पुकारा, बड़ी बहू, एक पैसा दो, तंबाकू मंगवाऊं। प्यारी की समाधि टूटी। आंसू पोंछती हुई भंडारे में पैसा लेने चली गई। एक एक करके प्यारी के गहने उसके हाथ से निकलते जाते थे। वह चाहती थी मेरा घर गांव में सबसे संपन्न समझा जाए और इस महत्वाकांक्षा का मूल्य देना पड़ता था। कभी घर की मरम्मत के लिए और कभी बैलों की नई गोई खरीदने के लिए, कभी नातेदारों के व्यवहारों के लिए, कभी बीमारों की दवा दारू के लिए रुपए की जरूरत पड़ती रहती थी। और जब बहुत कतर विरोध करने पर भी काम ना चलता तो अपनी कोई ना कोई चीज निकाल देती और चीज एक बार हाथ से निकल कर फिर ना लौटती थी। वह चाहती तो इनसे इतने ही खर्चों को टाल जाती, पर जहाँ इज्जत की बात आ पड़ती थी वह दिल खोल कर खर्च करती। अगर गांव में हेठी हो गई तो क्या बात रही, लोग उसी का नाम तो धरेंगे। दुलारी के पास भी गहने थे। 2-1 चीजें मथुरा के पास भी थी, लेकिन प्यारी उनकी चीजें ना छूती। उनके खाने पहनने के दिन हैं, वे इस जंजाल में क्यों फंसे। दुलारी का लड़का हुआ तो प्यारी ने धूम से जन्मोत्सव बनाने का प्रस्ताव किया। शिवदास ने विरोध किया। क्या फायदा, जब भगवान की दया से सगाई ब्याह के दिन आएंगे तो धूमधाम कर लेना। प्यारी का हौसला से भरा दिल भला क्यों मानता। बोली, कैसी बात करते हो दादा, पहलौटे लड़के के लिए भी धूमधाम ना हुई तो कब होगी। मन तो नहीं मानता, फिर दुनिया क्या कहेगी। नाम बड़े दर्शन थोड़े। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, अपना सारा सरंजाम कर लूंगी। गहने के माथे जाएगी और क्या। शिवदास ने चिंतित होकर कहा।
इस तरह एक दिन धागा भी ना बचेगा। कितना समझाया, बेटा भाई भौजाई किसी के नहीं होते। अपने पास 2 चीज़ें रहेंगी तो सब मुँह जोहेंगे, नहीं कोई बात सीधी बात ना करेगा। प्यारी ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह ऐसी बुरी बातें बहुत सुन चुकी है, और बोली, जो अपने हैं वे भी ना पूछे तो भी अपने ही रहते हैं। मेरा धर्म मेरे साथ है, उनका धर्म उनके साथ है। मर जाऊंगी तो क्या छाती पर लाद कर ले जाऊंगी। धूमधाम से जन्मोत्सव बनाया गया। बरी के दिन सारे बिरादरी का भोज हुआ। लोग खा पी कर चले गए। प्यारी दिन भर की थकी मांदी आंगन में एक टाट का टुकड़ा बिछाकर कमर सीधी करने लगी। आंखें झपक गई। मथुरा उसी वक्त घर में आया। नवजात पुत्र को देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। दुलारी स्वगृह से निकल चुकी थी। गर्भावस्था में उसकी देह क्षीण हो गई थी, मुंह भी उतर गया था, पर आज स्वस्थता की लालिमा उस मुख पर छाई हुई थी। शोर के संयम और पौष्टिक भोजन ने देह को चिकना कर दिया था। मथुरा उसे आंगन में देखकर ही समीप आ गया और एक प्यारी की ओर ताककर उसके निद्रा मग्न होने का निश्चय करके उसने शिशु को गोद में ले लिया और उसका मुंह चूमने लगा। आहट पाकर प्यारी की आंखें खुल गई, पर उसने नींद का बहाना किया और अधखुली आंखों से यह आनंद क्रीड़ा देखने लगी। माता और पिता दोनों बारी बारी से बालक को चूमते, गले लगाते और उसके मुख को निहारते थे। कितना स्वर्गीय आनंद था। प्यार की तृष्णा लालसा एक क्षण के लिए स्वामिनी को भूल गई। जैसे लगाम से मुखबत बोझ से लदा हुआ हाँकने वाले के चाबुक से पीड़ित दौड़ते दौड़ते बेदम तुरंग ही निनाने की आवाज़ सुनकर कुनौतियाँ खड़ी कर लेता है और परिस्थितियों को भूल कर एक दबी हुई हिनहिनाहट से उसका जवाब देता है। कुछ वही दशा प्यारी की हुई। उसको मातृत्व जो पिंजरे में बंद मूक निशेष पड़ा हुआ था, समीप से आने वाली मातृत्व की चाह कर सुनकर जैसे जाग पड़ा और चिंताओं के उस पिंजरे से निकलने के लिए पंख फड़फड़ाने लगा। मथुरा ने कहा, यह मेरा लड़का है। दुलारी ने बालक को गोद में चिपटा कर कहा, हाँ क्यों नहीं, तुमने 9 महीने पेट में रखा है। सांसद तो मेरी हुई, बाप खिलाने के लिए तुम कूद पड़े। मथुरा, मेरा लड़का ना होता तो मेरी सूरत का क्यों होता। चेहरा मोरा रंग रूप सब मेरा हिस्सा है कि नहीं। दुलारी, इससे क्या होता है। बीज बनिए के घर से आता है, खेत किसान का होता है, उपज बनिए की नहीं होती, किसान की होती है। मथुरा, बातों से तुमसे कोई ना जीतेगा। मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा तो मैं द्वार पर बैठकर मजे से हुक्का पिया करूँगा। दुलारी, मेरा लड़का पढ़ेगा लिखेगा, कोई बड़ा ओहदा पाएगा, तुम्हारी तरह दिन भर बैल के पीछे ना चलेगा। मालकिन से कहना कल एक पालना बनवा दें। मथुरा, अब बहुत सवेरे ना उठा करना और छाती फाड़कर काम भी ना करना। दुलारी, यह महारानी जीने देंगी। मथुरा, मुझे तो बेचारी पर दया आती है। उससे कौन बैठा हुआ है, हम ही लोगों के लिए मरती है। भैया होते तो अब तक 2-3 बच्चों की माँ हो गई होती। प्यारी के कंठ से आंसू का ऐसा वेग उठा कि उसे रोकने में सारी देह कांप उठी। अपना वंचित जीवन उसे मरुस्थल सा लगने लगा, जिसकी सूखी रेत पर वह भरा भरा बाग लगाने की निष्फल चेष्टा कर रही थी। कुछ दिनों के बाद शिवदास भी मर गया। उधर दुलारी के 2 बच्चे और हुए। वह भी अधिकतर बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। खेती का काम मजदूरों पर आ पड़ा। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, संचालक अच्छा ना था। उसे स्वतंत्र रूप से काम लेने का कभी अवसर ना मिला। खुद पहले भाई की निगरानी में काम करता रहा, बाद को बाप की निगरानी में काम करने लगा। खेती का तार भी ना जानता था। वहीं मजदूर उसके यहाँ टिकते थे, जो मेहनत नहीं खुशामद करने में कुशल होते थे। इसीलिए प्यारी को अब दिन में 2-4 चक्कर हार के भी लगाने पड़ता। कहने को वह अब भी मालकिन थी, पर वास्तव में घर घर की सेविका थी। मजदूर भी उससे त्योरियां बदलते, जमींदार को ज़्यादा भी उसी पर धौंस जमाता। भोजन में भी किफ़ायती करने पड़ती। लड़कों को तो जितनी बार मांगे उतनी बार कुछ न कुछ चाहिए। दुलाई तो लड़कोड़ी थी, उसे भरपूर भोजन चाहिए। मथुरा घर का सरदार था।
उसके इस अधिकार को कौन छीन सकता था। मजदूर भला क्यों रियायत करने लगे। सारी कसर प्यारी पर निकलती थी। वही एक फालतू चीज थी। अगर आधा पेट खाए तो किसी को हानि ना हो सकती थी। 30 वर्षीय अवस्था में उसके बाल पक गए, कमर झुक गई, आंखों की जोत कम हो गई, मगर वह प्रसन्न थी। स्वामित्व का गौरव इन सारे जख्मों पर मरहम का काम करता था। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी अब तो कहीं परदेश जाने का जी होता है। यहाँ तो कमाई में बरकत नहीं, किसी तरह पेट की रोटी चल जाती है, वह भी रो धोकर। कई आदमी पूरब से आए हैं, वे कहते हैं वहाँ 2-3 रुपए रोज की मजदूरी हो जाती है। 4-5 साल भी रह गया तो माला माल हो जाऊंगा। अब आगे लड़के बोले हुए, इनके लिए कुछ तो करना ही चाहिए। दुलारी ने समर्थन किया, हाथ में 4 पैसे होंगे, लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारी तो किसी तरह कट गई, लड़कों को तो आदमी बनाना है। प्यारी यह प्रस्ताव सुनकर अवाक रह गई। उनका मुंह ताकने लगी। इससे पहले इस तरह की बातचीत कभी ना हुई थी। वह धुन कैसे सवार हो गई, उसे संदेह हुआ। शायद मेरे कारण यह भावना उत्पन्न हुई। बोली, मैं तो जाने को ना कहूँगी, आगे जैसी इच्छा हो। लड़कों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ भी तो मदरसा है, फिर क्या नित्य यही दिन बने रहेंगे। 2-3 साल भी खेती बन गई तो सब कुछ हो जाएगा। मथुरा, इतने दिन खेती करते हो गए, जब तब तक ना बनी तो अब क्या बन जाएगी। इस तरह एक दिन चल देंगे, मन की मन में रह जाएगी। फिर अपोरुक भी तो थक रहा है, ये खेती कौन संभालेगा। लड़कों को मैं चक्की में जोतकर उनकी ज़िंदगी नहीं खराब करना चाहता। प्यारी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, भैया घर पर जब तक आधी मिले सारी के लिए ना धावना चाहिए। अगर मेरी ओर से अपनी बात हो तो अपना घर बार अपने हाथ में करो, मुझे एक टुकड़ा दे देना, पड़ी रहूंगी। मथुरा आर्त कंठ होकर बोला, भाभी यह तुम क्या कहती हो, तुम्हारे ही संभाले यह सब घर अब तक चला है, नहीं रसालतन में चला गया होता। इस गिरस्ती के पीछे तुमने अपने को मिट्टी में मिला दिया, अपनी देह घुला डाली। मैं अंधा नहीं हूँ, सब कुछ समझता हूँ। हम लोगों को जाने दो, भगवान ने चाहा तो घर फिर संभल जाएगा। तुम्हारे लिए हम अब बराबर खर्च बर्च भेजते रहेंगे। प्यारी ने कहा, जो जैसा ही है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को कहाँ बांधे फिरोगे। दुलारी बोली, यह कैसे हो सकता है बहन, यहाँ देहात में लड़के क्या पढ़ेंगे लिखेंगे, बच्चों के बिना इनका जी भी वहाँ ना लगेगा। दौड़ कर घर आएंगे और सारी कमाई रेल खा जाएगी। परदेश में अकेले कितना खर्चा होगा, उतने में सारा घर आराम से रहेगा। प्यारी बोली, तो मैं ही यहाँ रहकर क्या करूँगी, मुझे भी लेते चलो। दुलारी उसे साथ ले चलने के लिए तैयार ना थी। कुछ दिन जीवन का आनंद उठाना चाहती थी। अगर परदेश में भी यह बंधन रहा तो जाने का फायदा ही क्या। बोली, बहन तुम चलती तो क्या बात थी, लेकिन फिर यहाँ का कारोबार तो चौपट हो जाएगा। तुम तो कुछ ना कुछ देखभाल करती ही रहोगी। प्रस्थान की तिथि के एक दिन पहले ही राम प्यारी ने रात भर जागकर हलवा और पूड़ियाँ पकाई। जब से इस घर में आई, कभी एक दिन के लिए अकेले रहने का अवसर नहीं आया। दोनों बहनें सदा साथ रही। आज उस भयंकर अवसर को सामने आते देखकर प्यारी का दिल बैठा जाता था। यह देखते ही मथुरा प्रसन्न है। बाल वृंद यात्रा का आनंद में खाना पीना तक भूले हैं, तो उसका जी में आता वह भी इसी भांति निद्वंत रहे, मोह और ममता को पैरों से कुचल डाले। किंतु वह ममता जिस खादल को खा कर पली थी, उसे अपने सामने से हटाए जाते देखकर शुभ होने से ना रुकती थी। दुलारी तो इस तरह निश्चिंत होकर बैठी थी मानो कोई मेला देखने जा रही है। नई नई चीज़ों को देखने, नई नई दुनिया में विचरने की उत्सुकता ने उसे क्रिया शून्य का सा कर दिया था। प्यारी के सिरे सारे प्रबंध का भार था। धोबी के घर से सब कपड़े आए हैं या नहीं, कौन कौन से बर्तन साथ जाएंगे, सफ़र खर्च के लिए कितने रुपयों की ज़रूरत होगी। एक बच्चे को खांसी आ रही थी, दूसरों को कई दिन से दस्त आ रहे थे। उन दोनों की औषधियों को पीसना, कूटना आदि सैकड़ों ही काम व्यस्त किए हुए थे।
लड़कोड़ी ना होकर भी वह बच्चों के लालन पालन में दुलारी सी कुशल थी। देखो, बच्चों को बहुत मारना पीटना मत। मारने से बच्चे जिद्दी या बेहया हो जाते हैं। बच्चों के साथ आदमी को बच्चा बन जाना पड़ता है। जो तुम चाहो कि हम आराम से पड़े रहें और बच्चे चुपचाप बैठे रहें, हाथ पैर ना हिलाएं, तो यह हो नहीं सकता। बच्चे तो स्वभाव के चंचल होते हैं, उन्हें किसी न किसी काम में फंसाए रखो। धेले का खिलौना 1000 धुड़कियों से बढ़कर होता है। दुलारी इन उपदेशों को इस तरह बेमन होकर सुनती थी मानो कोई सुनकर बक बक कर रहा हो। विदाई का दिन प्यारी के लिए परीक्षा का दिन था। उसके जी में आता था कहीं चली जाए, जिससे वह दृश्य देखना ना पड़े। हाँ, घड़ी भर में यह घर सूना हो जाएगा। वह दिन भर घर में अकेली पड़ी रहेगी, किससे हंसेगी बोलेगी, यह सोचकर उसका हृदय कांप जाता था। ज्यों ज्यों समय निकट आता था, उसकी वृत्तियां शिथिल होती जाती थी। वह कोई काम करते करते जैसे खो जाती थी और अपलक नेत्रों से किसी वस्तु को ताकने लगती। कभी अवसर पाकर एकांत में जाकर थोड़ा सा रो आती थी। मन को समझा रही थी, यह लोग अपने होते तो क्यों इस तरह चले जाते। यह तो मानने का नाता है, किसी पर कोई जबरदस्ती है। दूसरों के लिए कितना ही मरो तो भी अपने नहीं होते। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। बच्चे नए नए कुर्ते पहने नवाब बने घूम रहे थे। प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद में लेना चाहती थी तो रोने का सा मुंह बनाकर छुड़ा कर भाग जाते। वह क्या जानती थी कि ऐसे अवसर पर बहुधा अपने बच्चे भी निष्ठुर हो जाते हैं। 10 बजते बजते द्वार पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले ही से उस पर जा बैठे। गांव के कितने स्त्री पुरुष मिलने आए। प्यारी को इस समय उनका आना बुरा लग रहा था। वह दुलारी से थोड़ी देर एकांत गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी, मेरी खोज खबर लेते रहना, तुम्हारे सिवा मेरा संसार में कौन है। लेकिन इस भबड़म में उसको इन बातों का मौका ना मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ी में जा बैठे। प्यारी द्वार पर रोती खड़ी रह गई। वह इस विहल में थी कि गांव के बाहर तक पहुंचाने की भी उसे सूझ ना रही। कई दिनों तक प्यारी मूर्छित सी पड़ी रही। ना घर से निकली, ना चूल्हा जलाया, ना हाथ पांव धोए। उसका हलवा जोखू बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, मुंह हाथ धो, कुछ खाओ पियो, कब तक इस तरह पड़ी रहोगी। इस तरह की तसल्ली गांव की और स्त्रियां भी देती थी, पर उनकी तसल्ली में एक प्रकार की ईर्ष्या का भाव छिपा हुआ जान पड़ता था। जोखू के स्वर में सच्ची सहानुभूति झलकती थी। जोखू कामचोर, बातूनी और नशेबाज था। प्यार से बराबर डांटती रहती थी। 2-1 बार उसे निकाल भी चुकी थी, पर मथुरा के आग्रह से फिर रख लिया था। आज भी जोखू की सहानुभूति भरी बातें सुनकर प्यारी झुंझुलाती, यह काम करने क्यों नहीं जाता, या मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मगर उसे छिड़क देने को जी ना चाहता था। उससे उस समय सहानुभूति की भूख थी। फल कांटेदार वृक्ष से भी मिले तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे शोभ का वेग कम हुआ। जीवन के व्यापार होने लगे। अब खेती का सारा भार प्यारी पर था। लोगों ने सलाह दी, एक हल तोड़ दो और खेतों को उठा दो, पर प्यारी का गर्व या ढोल बजाकर अपनी पराजय स्वीकार ना करना था। सारे काम पूर्ववत चलने लगे। उधर मथुरा के चिट्ठी पत्री ना भेजने से उसका अभिमान को और भी उत्तेजना मिली। वह समझता है कि मैं उसके आश्रय बैठी हूँ। उसके चिट्ठी भेजने से मुझे कोई निधि ना मिल जाती। उसे अगर मेरी चिंता नहीं तो मैं कब उसकी परवाह करती हूँ। घर में तो अब विशेष काम रहा नहीं। प्यारी सारा दिन खेती बाड़ी के काम में लगी रहती। खरबूजे बोए थे, वे खूब फले और खूब बिके। पहले सारा दूध घर में खर्च हो जाता था, अब बिकने लगा। प्यारी की मनोवृत्तियों में एक विचित्र परिवर्तन आ गया। वह अब साफ कपड़े पहनती, मांग छोटी की ओर से भी उदासीन ना थी। आभूषणों में भी रुचि हुई। रुपए हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी गहने छुड़ाए और भोजन भी स्वयं से करने लगी। सागर पहले खेतों को सींचकर खुद ना खाली हो जाता था, अब निकास की नालियां बंद हो गई थी। सागर में पानी जमा होने लगा और उसमें हल्की हल्की लहरें भी थी। खिले हुए कमल भी थे।
एक दिन जोखू हाट से लौटा तो अंधेरा हो चुका था। प्यारी ने पूछा, अब तक कहाँ क्या करता रहा? जोखू ने कहा, चाप क्यारियाँ बेच रही थी। मैंने सोचा 10 मोट और खींच लूँ, कल का झंझट कौन रखे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था। जब तक मालिक उसके सर पर सवार रहते थे वह हीले बहाने करता था। अब सब कुछ उसके हाथ में था। प्यारी सारे दिन धार में थोड़ी ही रह जाती सकती थी, इसीलिए अब उसमें जिम्मेदारी आ गई थी। प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा हाथ मुंह धो डालो, आदमी जान रखकर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। खेत आज ना होते कल होते, क्या जल्दी थी। जोखू ने समझा प्यारी बिगड़ रही है। उसने तो अपनी समझ से कारगुजारी की थी और समझा था तारीफ होगी। यहाँ लोचना चिढ़कर बोला, मालकिन दाहिने बाएं दोनों और जलती हो, जो बात नहीं समझती हो उसमें क्यों कूदती हो। कल के लिए तो उछवा के खेत पड़े सूख रहे हैं, आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली हुआ था। सवेरे मैं पहुंचता तो कोई और आकर ना छेक लेता, फिर 8वां तक देर रात देखनी पड़ती, तक सारी विदा हो जाती। प्यारी उसकी सरलता पर हंसकर बोली, अरे मैं तुझे कुछ कह थोड़े रही हूँ पागल, मैं तो कहती हूँ कि जान रखकर काम कर, कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जोखू, कौन बीमार पड़ जाएगा? मैं 20 साल से कभी सर तक दुखा नहीं, आगे की नहीं जानता। कहो रात भर काम करता रहूं? प्यारी, मैं क्या जानूं, तुम्हें अंतरे दिन बैठे रहते थे और पूछा कर जाता था तो कहते थे जुड़ आ गया है, पेट में दर्द है। जो कुछ हेमता हुआ बोला, वैसे बातें जब की थी जब मालिक लोग चाहते थे कि इसे पीस डालें। अब तो जानता हूँ मेरे ही माथे है, मैं ना करूँगा तो सब चौपट हो जाएगा। प्यारी, मैं क्या देखभाल नहीं करती? जोखू, तुम बहुत करोगी, 2 बेर चली जाओगी, सारा दिन तुम वहाँ बैठ नहीं रह सकती। प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार से मुक्त कर दिया। बोली, तो तुम रात गए चूल्हा जलाओगे क्या? सगाई क्यों नहीं कर लेते? जोखू ने मुंह धोते हुए कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपने पेट भर को तो होता नहीं सगाई कर लूं। 1.25 सेर खाता हूँ, 1 जून पूरा 1.25 सेर, दोनों जून के लिए 2 सेर चाहिए। प्यारी, अच्छा आज मेरी रसोई में खाओ, देखो कितना खाते हो। जोखू ने पुलकित होकर कहा, नहीं मालकिन, तुम बनाते बनाते थक जाओगी। हाँ, आधा सेर के 2 रोटी बनाकर खिला दो तो खा लूँ। मैं तो यही करता हूँ, बस आटा सान कर 2 लिट बनाता हूँ और उपले पर सेक लेता हूँ, कभी मट्ठे से, कभी नमक से, कभी प्याज से खा लेता हूँ और आकर पड़ जाता रहता हूँ। प्यारी, मैं तुम्हें आज फुलके खिलाऊंगी। जोखू, तब तो सारी रात खाते ही बीत जाएगी। प्यारी, बको मत, चटपट आकर बैठ जाओ। जोखू, जरा बैलों को सानी में पानी देता जाऊं तो बैठूं। जोखू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोपने की कोई ज़रूरत नहीं, छड़ी लग जाए तो खेत डूब जाए, बरखा बंद हो जाए तो खेत सूख जाए, ज्वार बाजरा सन अरहर सब तो है धान ना से। जोखू ने अपने विशाल कंधे पर फावड़ा रखते हुए कहा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा, मैं किसी के पीछे क्यों रहूं। बाबा के ज़माने में 5 बीघा से कम नहीं रोपा जाता था। बिरजू भैया ने तो उसमें 1-2 बीघे और बढ़ा दिया। मथुरा ने भी थोड़ा बहुत तो हर साल रोपा, तो मैं क्या अपनी इतना गया बीता हूँ। मैं 5 बीघे से कम न लगाऊंगा। तब घर में 2 जवान काम करने वाले थे, मैं अकेला उन दोनों के बराबर खाता हूँ, दोनों के बराबर काम क्यों ना करूँगा। चल झूठा कहीं का, कहते थे 2 सेर खाता है, 4 सेर खाता हूँ, 8 सेर में रह गए। एक दिन तोलो तब मालूम हो तोला है बड़े खानदान वाले ने खाने वाले। मैं कह देती हूँ धान ना रोपो, मजदूर मिलेंगे नहीं, अकेले हलकान होना पड़ेगा तुम्हारी बला से। मैं ही हलकान होऊंगा ना, यह देख किस दिन काम आएगी। प्यारी ने उसके कंधे से फावड़ा ले लिया और बोली, तुम पहर रात से पहर रात तक ताल में रहोगे, अकेला मेरा जी उबेगा। जोखू को उबने का अनुभव ना था। कोई काम ना हो तो आदमी पढ़कर सो रहे, जी क्यों उबे? बोले, जी उबे तो सो रहना, मैं कर रहूँगा तब तो और जी उबेगा। मैं खाली बैठता हूँ तो बार बार खाने की सूझती है, बातों में देर हो रही है और बादल घिरे आते हैं। प्यारी ने कहा, अच्छा कल से जाना, आज बैठो।
जोखू ने मानो बंधन से में पढ़कर कहा, अच्छा बैठ गया, कहो क्या कहती हो। प्यारी ने विनोद करते हुए पूछा, कहना क्या है, मैं तुमसे पूछती हूँ, अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते? अकेले मरती हूँ तब 1 से 2 हो जाऊँगी। जोखू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर वही बेबात की बात छेड़ दी मालकिन, किससे सगाई कर लूँ यहाँ? ऐसी मेहरियाँ लेकर क्या करूँगा जो कहनों के लिए मेरी जान खाती रहें? प्यारी, यह तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगाई, ऐसी औरतें कहाँ मिलेंगी जो गहने भी ना चाहें? जोखू, यह मैं थोड़े ही कहता हूँ कि वे गहने ना चाहें, हाँ मेरी जान ना खाएं। तुमने तो कभी गहनों के लिए हट ना किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों के ऊपर लगा दिए। प्यारी के कपोलों पर हल्का सा रंग आ गया। बोली, अच्छा और क्या चाहते हो? जोखू, मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई। बोली, बिगड़ने की क्या बात कहोगे? तो जरूर बिगड़ूंगी। जोखू, तो मैं ना कहूँगा। प्यारी ने उसे पीछे की ओर धकेलते हुए कहा, कहोगी कैसे नहीं, मैं कहला के छोड़ूंगी। जोखू, मैं चाहता हूँ कि वह तुम्हारी तरह हो, ऐसी गंभीर हो, ऐसी बातचीत में चतुर हो, ऐसी ही अच्छा पकाती हो, ऐसी ही किफ़ायती हो, ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी औरत मिलेगी तो करूँगा, नहीं इसी तरह पड़ा रहूँगा। प्यारी का मुख लज्जा से आरक्त हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, तुम बड़े नटखट हो। हंसी हंसी में सब कुछ कह गए।